बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको पता ही है बच्चों कि बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वेटेज काफी बढ़ गया है, तो हम इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। चैप्टर 1 के बच्चों आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमने लाइव सेशन में किए थे। आज हम ये चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ फॉर्मूला शीट दिख रही होगी, तो आप उससे एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेंगे तो और इजी रहेंगे क्वेश्चन करने। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 50 ऑफ रेडियस 9 into 10 to the power minus 5 मीटर इज। क्या बताना है बच्चों? इसमें हमको बताना है पोटेंशियल V फाइंड करना है। और ये जो हमें Z दिया हुआ है, Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि यहाँ पर बात है एटॉमिक न्यूक्लियस की। हमने मान लिया कि ये न्यूक्लियस है जिसमें कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इनको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम Z बोलते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना हो गया? ZE, वेयर E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये E की वैल्यू होती है। तो इससे अब हम V फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये 1 क्वेश्चन है, V का फॉर्मूला KQ अपॉन R। K यहाँ पर बच्चों आपको पता ही होगा कूलम्स कांस्टेंट होता है, Q टोटल चार्ज है, R यहाँ हमें इसकी रेडियस दी हुई है ये, ठीक है। सेंटर में ये चार्ज हम मान लेते हैं और हमको सरफेस पर बताना है कि पोटेंशियल कितना है। पॉजिटिव चार्ज होता है ना न्यूक्लियस पे, तो हमको पोटेंशियल बताना है। K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होती है, और यहाँ Q को हम क्या लिखेंगे? ZE, और Z कितना दिया हुआ है हमें? 50। E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन R। R है 9 into 10 to the power minus 15। अब बस जस्ट हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो ये एक पॉइंट जो है ये हमने इससे 0 से काट दिया, 16 5 जा ये आ गए 80 into 10 to the power, पावर्स कितनी है? -19 प्लस 9, ये कितने बचे? -10 और ये 15 ऊपर आया तो प्लस हो गया, तो -10 और प्लस 15, तो ये पावर आ गई यहाँ पर 5। इसको हम लिख लेंगे 8 into 10 to the power 6। ये 0 भी यहाँ पावर में ऐड हो गई, तो 8 into 10 to the power 6 वोल्ट। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आ गया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Equal charges are given to two sphere of different radii. The potential will, बच्चों यहाँ पर 2 स्फीयर दिए हुए हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है। तो सपोज ये एक छोटा स्फीयर है, एक ये बड़ी रेडियस वाला स्फीयर है। अब इन पर चार्ज इक्वल है, मान लेते हैं हम ये ऐसे ही सिंबल्स की फॉर्म में हमने बना लिया कि 3 चार्जेस हैं, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इनको, फिगर को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल ज्यादा किस पर है? छोटे स्फीयर पर, क्योंकि इसमें चार्जेस पास पास हैं और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम है स्फीयर A में। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन। द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, तो यही हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन, कि जो छोटा स्फीयर है उस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों होगा वो भी हमें समझ आ गया, इससे फॉर्मूले से देख सकते हैं हम। सिमिलर चार्ज जितना पास होते हैं बच्चों, पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इनको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से आएंगे, ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं। 1 में, इवन ये 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं कई बार कुछ क्वेश्चन इसमें से जो थोड़े लेंदी सॉल्यूशन वाले होते हैं। तो अब यहाँ पर है कि एक हॉलो मेटल स्फीयर है, तो ये सपोज ये एक मेटल स्फीयर हमने ले लिया, रेडियस इसकी हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर है, और बोला है कि सरफेस पर पोटेंशियल है, सरफेस पर पोटेंशियल है 80 वोल्ट। तो अब इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा वो बताना है हमको, कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना है। तो बच्चों जितना सरफेस पर होता है पोटेंशियल उतना ही सेंटर पर होता है, क्योंकि हमको पता है इनसाइड द
मेटल स्फीयर, हॉलो मेटल स्फीयर है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। ये आपको अच्छे से याद होगा कि कोई भी कैविटी होती है ऐसे कंडक्टर में, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कोई भी कंडक्टर है तो उसकी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इवन कोई भी चार्ज जो है वो अंदर रहता नहीं है, कंडक्टर की सरफेस पर आ जाता है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, वहां पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए सेंटर पर भी कितना रहेगा, 80 वोल्ट ही रहेगा। ये गलती से 8 वोल्ट लिख दिया है, क्या है ये, 80 वोल्ट है। तो सेंटर पर भी 80 वोल्ट ही रहेगा पोटेंशियल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंदर स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जो सरफेस पर है वही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज q कूलम इज q into 10 to the power 11 volts. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें किसी पॉइंट पर चार्ज q की वजह से, जहां पर पोटेंशियल हमको दे रखा है, पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं हम। v के लिए तो k q अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, k q अपॉन r स्क्वायर। तो इन दोनों से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया किसी पॉइंट चार्ज के लिए, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम v अपॉन r ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यही यूज करेंगे, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V की वैल्यू हमें दी हुई है Q इंटू 10 टू द पावर 11, लेकिन R नहीं पता है हमको, तो हम R इससे फाइंड कर ले रहे हैं, इस वाले से। यहां से हम देखें तो R क्या आ जाएगा, K Q अपॉन V। ठीक है, तो ये वाली R की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ हमने V को तो अभी V ही रहने दिया, R को लिख लिया K Q अपॉन V। ये V ऊपर चला गया, तो यहाँ ये हो गया V स्क्वायर अपॉन के क्यू। और V की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 11 क्यू। ये यहाँ पर दी हुई है ना 10 टू द पावर 11 क्यू, तो ये रख ली हमने V स्क्वायर, और अपॉन में ये कर दिया इसका स्क्वायर, अपॉन में है के क्यू। तो K और Q है ये कैपिटल Q, चार्ज की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हुआ 10 टू द पावर 11 का, तो ये आ गया 22 पावर 10 की। और क्यू स्क्वायर है तो एक क्यू स्क्वायर इस क्यू से कैंसिल हो गया, तो क्यू बच गया। नीचे अब सिर्फ कूलम कांस्टेंट के बचा हमारे पास, 10 टू द पावर 22 क्यू, और के को रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 10 टू द पावर 22। ये आंसर हमें इसमें मिलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ है, यूनिट और लिख लेते हैं, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 10 टू द पावर 22, तो ये हमें ये बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं हम 5। अर्थ सरफेस इज कंसीडर टू बी। अब ये हमें पता है कि अर्थ बहुत बड़ी होती है, वो सारा जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थिंग की जाती है। इसका मतलब सब जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है उसमें चला जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है मींस। तो अर्थ को हम 0 पोटेंशियल पर मानते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन। यूजिंग यूजुअल नोटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन भी बच्चों ये नीट में भी आ चुका है, और जस्ट फॉर्मूला पूछा है इसमें हमसे। तो एनी पॉइंट के लिए पोटेंशियल के लिए, जैसे सपोज ये हमने एक डायपोल मान लिया, इधर माइनस चार्ज है इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो एनी पॉइंट यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि इस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इनको ऐसे मिला देते हैं। ये इसका डायपोल का सेंटर होता है, इससे ऐसे मिला देते हैं। अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आर, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं। तो इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता है वो थीटा एंगल की वजह से आता है, इस एंगल को मानते हैं हम कि ये थीटा एंगल है। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा
v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ के कुलाम्स कांस्टेंट है, मीन्स 1/4πε0 इसकी वैल्यू होगी। तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमें ये सी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पी कॉस थीटा ऊपर आ गया और ये 4πε0, ये के की वैल्यू हो गई 1/4πε0 आर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम हैज अ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। तो यहाँ हमको एकदम जस्ट फॉर्मूला से डायरेक्ट अप्लाई कर देना है कि Q की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है, जस्ट फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q कितना है 100 माइक्रोकूलम, इसको कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, R की वैल्यू कितनी है 9 मीटर। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो अब ये पावर सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 6 3 और ये +3 और ये 100 के ये पावर +2, तो 10⁵ वोल्ट ये आंसर आ गया, 10⁵ वोल्ट। तो ये सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ सोप बबल इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट। Its radius is then doubled. The potential of the bubble now will be. तो जस्ट यहाँ पर पोटेंशियल और रेडियस का रिलेशन देखना है हमें। तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो इससे हमारे पास v2 अपॉन v1 आ गया r1 अपॉन r2, और यहाँ से जब हम v2 फाइंड करेंगे तो v2 की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे v1 r1 अपॉन r2। अब r1 को हम मान लेते हैं कि ये है r, ये v1 हमें दिया हुआ है 16, r1 हमने मान लिया r, r2 डबल हो गया तो ये हो गया 2r, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 16 कैंसिल हुआ, 8 आ गया। तो 8 कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन है, तो 8 वोल्ट आ गया बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर लिख देती हूँ इसको ऐसे शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो यहाँ से v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 और v2 इज इक्वल टू v1 r1 अपॉन r2, और जस्ट हमने इसमें ये वैल्यूज रख ली हैं। v1 16 है, r1 सपोज r है, डबल किया तो ये हो गया 2r, तो ये यहाँ आ गया 8 वोल्ट। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड है ये। कुछ क्वेश्चन यहाँ 9 से लेके 12 तक ऐसा ये दिया हुआ है हमको यहाँ हेडिंग में, इसमें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सरफेस विद कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर कोई इस तरीके की सरफेस है कि उस पर पोटेंशियल सारे में सेम ही है, कांस्टेंट ही है, ये है जैसे सरफेस, तो V इस पे हर जगह V ही है, ये सेम है, तो हम इसको सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Equipotential surface is associated with an electric field which is increasing in magnitude along x direction r। अब हमें ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है और इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग फील्ड है ये। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो हमें इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बतानी है कैसी होंगी। प्लेन्स पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, तो ये कौन से प्लेन में हो गए, वाईजेड प्लेन में ही हो गए, क्योंकि इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, इस साइड ये वाई एक्सिस है और इधर ये जेड एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे प्लेन बनाते हैं इस तरीके से, ये पोटेंशियल सरफेस के प्लेन बनेंगे, तो ये बन गया इधर जेड एक्सिस और ये वाला हो गया ये इधर वाई एक्सिस और इधर ये एक्स एक्सिस है ही। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाईजेड प्लेन में आ जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, प्लेन्स पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। ये सारे इसी तरीके से आएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को, हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, वाईजेड प्लेन होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया इसका। अब देखते हैं 10, विच ऑफ द फॉलोइंग is not the property of equipotential surfaces। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इस नॉट को माइंड करेंगे जरा। दे डू नॉट क्रॉस
ईच अदर, तो ये तो सही बात है ये प्रॉपर्टी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हमें तो बताना है जो प्रॉपर्टी नहीं है। दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी सही है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ही बनाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन दैम इज 0, ये सही नहीं है बच्चों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, फॉर्मूले से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो 0 नहीं होती, तो ये सी ऑप्शन जो है ये नहीं है प्रॉपर्टी इसकी सही। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, तो ये वाली भी सही है, तो मीन्स सही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए आ गया सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। अब बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट पोटेंशियल है जब, तो कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में पोटेंशियल में चेंज कितना हुआ, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस, और जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो इससे आता है ये वर्क डन, तो इसलिए क्या वर्क डन आ गया इसमें 0। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब कोई चार्ज मूव कराया जाता है तो वर्क डन 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे हम कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर चार्ज मूव कराते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज q अराउंड अ चार्ज q इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द वर्क डन विल बी। तो समझ लेते हैं कि इसमें बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज है q, उसको एक q चार्ज के अराउंड ऐसे घुमाया जा रहा है, सेंटर में कैपिटल Q चार्ज है और ये स्मॉल q चार्ज जो है उसको रोटेट कराया जा रहा है, तो बताना है कि वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों हमें अभी तो ऊपर हमने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये सर्कल जो है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करने वाला स्फीयर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन 0 होता है, इसलिए ये आ गया 0 वर्क डन। समझ आ गया आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसलिए वर्क डन 0 आ गया। अब आगे के क्वेश्चन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, और ये माइनस साइन यही शो करता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय, V के लिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट दैट पॉइंट। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि अगर V इतना है किसी पॉइंट पर तो E कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसे तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। V की वैल्यू है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अब बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे ऐसे, इसकी वैल्यू जैसे सारे ऑप्शन हमें आई जे के में दिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, ई एक्स और ये यूनिट वेक्टर आई, ई वाई और ये यूनिट वेक्टर जे, ई जेड और यूनिट वेक्टर के, इस तरीके से लिखेंगे हम ई की वैल्यू को। तो अब ये जो ई एक्स है और ई वाई है, ई जेड है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू ई एक्स को हम लिख लें माइनस डी वी बाय डी एक्स, और यहाँ पर क्या है यूनिट वेक्टर आई, और ये जो ई वाई है उसको क्या लिखें, माइनस डी वी बाय डी वाई, और यहाँ लिख लेते हैं जे। ई जेड को सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, डी वी बाय डी जेड, और यहाँ के माइनस साइन तो सब में आएगा ही। बस अब यहाँ देख लेते हैं हम v की वैल्यू को, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के और एक बार z के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखते हैं कि जब हमने ये v की वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये y हो जाएगा कांस्टेंट, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, और माइनस साइन यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2x y और क्या है ये i, ठीक है 2x y i, ये डिफरेंशिएशन किया हमने x स्क्वायर का तो 2x आ गया,
y रहा कांस्टेंट क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसलिए। दूसरी टर्म भी होगी अभी डिफरेंशिएट x के लिए, ये वाली टर्म भी है तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे z क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा और जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये आ जाएगा प्लस z क्यूब और ये भी i के लिए ही आ जाएगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर लिया इन्हें, 4 0 ही हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है। अब ये हमारा ये वाला ब्रैकेट का काम हुआ है। अब इसको देखते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही टर्म है y की बस, एक्स स्क्वायर y वाली, जिसमें एक्स स्क्वायर अब हो गया कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, मींस एक्स स्क्वायर j, ये आ गया। अब उसके बाद ये वाला ब्रैकेट का काम हो गया। अब इसको देखते हैं, z के रेस्पेक्ट में एक ही टर्म है, बस x वाली 2 थी, बाकी तो एक एक ही है। तो जब हम एक्स जेड क्यूब को विद रेस्पेक्ट टू z करेंगे डिफरेंशिएट, तो z क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर, और x रहेगा कांस्टेंट। तो 3z स्क्वायर, x रहा कांस्टेंट और यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ गया ये k। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि i कॉमन निकाल लेते हैं, 2xy प्लस जेड क्यूब और यहाँ पे आ गया ये i यूनिट वेक्टर और इधर ये एक्स स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर और 3z स्क्वायर एक्स के यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कोई मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ये वैल्यू किसकी है, ई की है और ये ई वेक्टर निकला है वेक्टर फॉर्म में। तो ऑप्शन देखने से हमें पता चल रहा है कि डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि 2xy प्लस जेड क्यूब ये आ गया और इधर ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया, 3x z स्क्वायर 3x z स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया इसमें, डी ऑप्शन ये करेक्ट आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेक्टर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं कई बार, तो इसको आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 14, A, B and C are 3 points in uniform electric field. The electric potential is A, B, C। ये 3 पॉइंट हमको फिगर में दिख रहे हैं यहाँ बच्चों, तो हमको बताना है कि पोटेंशियल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम फिगर देख के ये समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मीन्स यहाँ से कहीं प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चलनी शुरू हो रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस पे होगा, बी पॉइंट पर होगा, है ना। बी सबसे पास में है तो बी पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ए पर सबसे कम होगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ऑप्शन दे रखा है ये सी, मैक्सिमम एट बी, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, a uniform electric field pointing a positive x direction exists in a region. Let A be the origin, B is the point on x-axis at x is equal to 1 centimeter, and C be the point y is equal to on the y-axis at y is equal to 1 centimeter. Then the potential at the points A, B and C satisfied. तो इसको थोड़ा फिगर से देख लेते हैं हम। तो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो हम ऐसे ये पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई है। अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि ए है ओरिजिन, तो हमने मान लिया सपोज ये ए पॉइंट है, उसके बाद एक्स एक्सिस पर एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे सी पॉइंट है, नहीं, बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब सपोज यहां तक चलते हैं तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 आता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट। C be the point on the y-axis at y is equal to 1। अब y-axis पर चल रहे हैं तो y is equal to 1 मीन्स इधर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ये जो पॉइंट है ये है C पॉइंट, जिस पर y की वैल्यू आती है 1। तो अब A, B, C पॉइंट आपको ये सब दिख रहे हैं कि A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है। तो अब क्या बताना है हमें इसमें ऑप्शन देखकर कि पोटेंशियल के लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो बच्चों ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि VA इज इक्वल टू VC, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जो भी सरफेस बनती है उस पर।
पोटेंशियल सेम रहता है, तो VA और VC पर तो पोटेंशियल सेम रहा। B पर पोटेंशियल A और C दोनों से कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो VB की वैल्यू लेस होगी VA से भी, और VB की वैल्यू लेस होगी VC से भी। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है इसमें। इसमें हमें दे रखा है VA इज लेस देन VB, तो ये तो गलत हो गया, VA तो बड़ा है। VA इज ग्रेटर देन VB, तो ये रहा VA इज ग्रेटर देन VB, तो ये सही ऑप्शन आ गया। तो B ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। आपको ये फिगर से समझ में आ गया ना कि ये 3 पॉइंट इस तरीके से हैं, ये ऐसे A और इधर ये B और ये C, तो ये तो सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो V डिक्रीज होगा। तो बच्चों ये हमने आज 1 to 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जल्दी ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा।